हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एनालिसिस, जिसके बारे में हम देखेंगे यूरिन की किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स, अंदर कंपोनेंट्स की क्या मॉर्फोलॉजी होती है, माइक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपिकली, केमिकली, फिजिकली, हर तरीके से हम समझेंगे कि इस तरीके इसकी एनालिसिस क्या होती है। और एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा या आपको बताना चाहूंगा एक चीज कि जब हमने यूरिन एनालिसिस सामने आता है, इसके पहले क्वेश्चन आता है कि हम इसको क्यों करते हैं। ऐसा क्या हमारे दिमाग में उस समय आया, डॉक्टर्स के दिमाग में, फिजिशियन के दिमाग में, या उसके पहले जो डॉक्टर्स और फिजिशियन जब नहीं बने थे, ऐसी मेडिकल साइंस जब डेवलप नहीं हुई थी, उस समय के लोगों में ऐसा क्या दिमाग में आया है कि हमको यूरिन एनालिसिस करने से हमको ये चीज बीमारी का पता चलेगा। तो हिप्पोक्रेट्स जब उस समय चीजों का मीनिंग निकालते थे, हिप्पोक्रेट्स यानी उस समय के लोग, तो उनने क्या निकाला कि उस समय में जब लोग पानी पीते थे तो यूरिन जब पास होती थी, उसका क्वांटिटी, उसका कलर और उसकी थिकनेस या उसकी विस्कोसिटी बोल सकते हैं उसकी, वो अलग हुआ करती थी। वो सोचते थे भाई हम पानी तो पी रहे हैं और पानी के कलर में क्यों नहीं निकल रहा है। यूरिन क्या है? एक फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड, जो ये वाटरी फ्लूइड है, ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट कभी कभी दिखने को मिलता है, पर इसकी स्मेल अलग है, इसका थिकनेस और इसकी जो इसमें कंपोनेंट है वो इसमें अलग तरीके के नजर आते हैं यूरिन का, और कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, कभी कभी फोमी दिखती है। ये ऐसी क्यों दिखती है? तो इस तरीके से आगे चल के फिजिशियंस ने 18 सेंचुरीज में क्या करा, इसका एनालिसिस खोजा, और खोजने के बाद उनने यूरिन एनालिसिस की पूरी चीजें निकाल ली कि भाई कुछ बीमारियों में और कुछ मेडिकल कंडीशंस में यूरिन का क्या हो जाता है, अंदर अलग तरीके से यूरिन रिजल्ट देती है। यानी यूरिन एनालिसिस करके भी अंदर कोई इंजरी हो, किडनी में समस्या हो या इन्फेक्शन हो, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें बेटा, हार्मोन्स का ज़्यादा कम होना हो या कुछ सॉल्ट्स का, मिनरल्स का बढ़ना घटना हो, ये सारी चीज़ें किससे हम पता लगाते हैं? यूरिन एनालिसिस करके पता लगाते हैं। ग्लूकोज का बढ़ना घटना है, सारी चीज़ें, मतलब XYZ हम सब इस वीडियो में और आने वाले और भी वीडियोस में हम समझेंगे कि यूरिन का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहला हमारा पॉइंट है, रूटीन यूरिन एनालिसिस इज मेनली परफॉर्म फॉर 2 पर्पसेस। जो रूटीन यूरिन एनालिसिस होता है, रूटीन यानी रोजाना तौर पे, आम तौर पे होने वाला, रूटीन में यानी कभी भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, एक स्पेशल टेस्ट नहीं, रूटीन चलन में होने वाला टेस्ट जो है, ये रूटीन यूरिन एनालिसिस यानी उसका पता लगाना, एनालाइज करना चीजों को, एनालिसिस इज मेनली परफॉर्म, मेनली खास तौर पे हम इसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्यों? फॉर 2 पर्पसेस यानी कारण, 2 कारणों से हम इसको करते हैं। पहला कारण है इसका, टू फाइंड आउट मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस ऑफ द बॉडी। फॉर टू फाइंड आउट, हम पता लगाते हैं, मेटाबॉलिक यानी कि जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस सेल्स के थ्रू आपका जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी बॉडी सिंथेसिस कर रही है, जो भी बन रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डीनेचर्ड हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस ऑफ द बॉडी। और एंडोक्राइन यानी जो आपके बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, होती है ना, ग्लैंड्स होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन का काम करती है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी है ना, ये क्या है? ये भी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब क्या है आपका? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती है। अब ये हार्मोन का बढ़ना घटना और क्या होता है, इसका इसमें डिस्टर्बेंस आना, ग्लैंड्स में डिस्टर्बेंस आना, हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आना, ये सब चीजें किस में फाइंड आउट कर सकते हैं हम? यूरिन एनालिसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? इंट्रिंसिक कंडीशंस दैट में अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनीज। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, अंदर की कंडीशंस दैट में अफेक्ट। 2 टर्म होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक होता है और एक होता है इंट्रिंसिक। एक्स यानी बाहर का, इन यानी अंदर का, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हैं हम? इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी तौर से जो ऐसी कंडीशंस, ऐसे कारण दैट में अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनीज, जो अफेक्ट कर सकते हैं
यूरिनरी ट्रैक्ट को, है ना, आपको मैंने पूरी किडनी पढ़ाया है, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, उसके हिस्टोलॉजी, उसकी पूरी फिजियोलॉजी हमने देखे हैं। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा, पहले वो भी देख लेना, अगर कुछ भी डाउट है तो उस चीजों में पूरा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन दैट में अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, पूरा आपका यूरेथ्रा से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक जो भी जाता है, पेल्विक यूरेथ्रा से लेकर, है ना, ये पूरा क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। और किडनीज क्यों बेटा, किडनी यहाँ पे शब्द क्यों आया, ये तो यूरिन का काम है ना, किडनी शब्द क्यों आया यहाँ पर, किडनी में ऐसा क्या हो रहा है कि हम इसमें यूरिन एनालिसिस में पता चल रहा है हमको किडनी का फंक्शंस। किडनी इसलिए से रिलेटेड है क्योंकि जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है आपकी बॉडी का, ब्लड जो भी फिल्टर कर रहा है, सॉरी किडनी जो भी फिल्टर कर रही है, और ब्लड किसके द्वारा फिल्टर होता है, किडनी के द्वारा फिल्टर होता है ब्लड। ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी सुन लो। ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। अब जब किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देती है, जो भी अंदर वाटर एब्जॉर्ब हुआ है पूरा ब्लड स्ट्रीम में मिला है, और उसके होने के बाद मैंने आपको बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर होने के बाद जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, जो एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स और जो भी एलिमेंट्स निकलते हैं, ये सब, और उसके साथ कौन सा फ्लूइड निकलता है, ये सब फ्लूइड किसके द्वारा, किडनी में नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, नेफ्रॉन होता है ना किडनी में, किडनी किससे बना होता है, नेफ्रॉन से बना हुआ होता है, और मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, यूरिन होता है, ठीक है। और उस यूरिन, और इसलिए किडनी का यूरिन से सीधा सीधा क्या है, सीधा सीधा रिलेशन होता है। अब हमने देख लिया कि रूटीन एनालिसिस मेनली इसके पर्पस देख लिए, दो पर्पस होते हैं, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपका केमिकल रिएक्शन जो भी सेल्स में थ्रू हो रहे हैं, और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस यानी हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, और किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट हो रही है किडनी, तो ये इन कारणों से हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। अब आता है बेटा यूरिन का कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन की कितनी कंपोजिशन होती है, नॉर्मल। मेरे वीडियो देखने वाले कृपया ध्यान से सुनिए, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, इधर एबनॉर्मल नहीं बता रहा हूं। आप प्लीज सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन मत कर दीजिए कि इसकी एबनॉर्मलिटी कहाँ है, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और गलत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करिए, मैं तो बिल्कुल वीडियो के आखिरी में बोलता हूँ, पसंद आया तो हाँ बोलिए, नहीं पसंद आया तो ना बोलिए, भले लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करिए कहीं भी, पर मुझे बता के जरूर जाइए कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं। पर ये उन लोगों के लिए है जो उनको लगता है कि आपने तो ये बताया ही नहीं, आपने तो ये बोला ही नहीं, तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि जितना सिलेबस की डिमांड है और जितना टॉपिक की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जब एबनॉर्मलिटीज आएगी ना, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन जब पढ़ाऊंगा ना बेटा, तब उसमें क्वेश्चन करना कि आपने इसकी एबनॉर्मलिटी क्यों नहीं बताई सर, है ना। अभी हम नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। अब वॉल्यूम, सबसे पहला आता है इसमें वॉल्यूम, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। बेटा मैं कंपोजिशन पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना कि कंपोजिशन में सर ये होता है और इसमें वो होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या आएगा, यानी क्या क्या चीजें इसमें मौजूद, यानी कितनी कितनी चीजें इसमें मौजूद होती हैं, है ना। तो वॉल्यूम सबसे पहले इसका कंपोनेंट में आएगा, इसका वॉल्यूम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन आपको इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। कोई भी आपने दवाई खरीद के लाया, कोई भी फॉर मेडिसिन हो गई, या कोई टॉनिक खरीद के लेकर आओ, या कोई भी एक ऑइंटमेंट खरीद के लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉनिक खरीद के लेकर आया, है ना, टॉनिक में रहेगा कि ये सर जैसे मल्टीविटामिन लेकर आता है, तो मल्टीविटामिन में वो लिखा रहेगा टैबलेट के पीछे कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या आएगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें मौजूद है। कंपोजिशन में आएगा मल्टीविटामिन में विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन ए है, B12 है, B5, B6, है ना, इस तरीके से आएगा। इसमें क्या क्या विटामिन मौजूद है, पर कितनी कितनी मात्रा में मौजूद है वो भी आता है। इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो जाते हैं,
कंपोजिशन देखेंगे आप। कंपोजिशन में आता है सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कितनी मात्रा में यूरिन मौजूद है ना। अब मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, सब में एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है ना। जो मेरे स्टैंडर्ड्स में बता रहा हूं आपको, एक बुक के, एक लीगली ऑथराइज्ड बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सबके ऑथर्स एंड पब्लिशर्स और सबके स्कॉलर्स सबके अलग अलग होते हैं बेटा, है ना। तो कुछ की वैल्यूज कुछ होती है, कुछ की वैल्यूज कुछ होती है। आपने जो दिमाग में बना के बैठा है पीएचडी होल्डर्स ने, तो ये मत समझना कि भाई हमारे पास जो हमने पढ़ा है वही होगी। अब नॉर्मल अभी का जो एडिशन है ना उसमें आओ, है ना। अभी का जो चल रहा है दौर 30 to 60 ml होता है नियोनेट्स में, नवजात शिशु में, है ना। 30 to 60 ml नॉर्मल वैल्यू पर बता रहा हूं, है ना, नॉर्मल वॉल्यूम इसका यूरिन का। 400 to 1400 ml, ml बोल रहा हूं, मिलीलीटर, लीटर्स में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन मत कर देना कि 30 से 60 लीटर कोई यूरिन बच्चा करता है क्या, ml में बोल रहा हूँ। वॉल्यूम देखो अपने बड़े बड़े चश्मे के अंदर से, ठीक है। नियोनेट्स 400 to 1400 ml, किसमें तो चिल्ड्रन में एक्सक्रीशन बता रहा हूँ, है ना बेटा, इतना नॉर्मल होता है। कितना 24 आवर्स का एक्सक्रीशन बता रहा हूँ मैं, 24 घंटे में। और तीसरा है 600 to 2500 ml अडल्ट्स। अडल्ट्स इतना यूरिन पास करते हैं, वो एडल्ट्स जो नॉर्मल। अब बेटा इसमें दिस वैल्यूज जनरली वेरी विद डाइट्स। ये जो वैल्यू है जनरली वेरी यानी अलग अलग होती है डाइट्स के अकॉर्डिंग। यानी कि अब इसमें कौन कितना फ्लूइड कंजप्शन करता है, कौन कितना वाटर इनटेक करता है ना। अब समझ लो कि भाई कोई बच्चा बहुत पानी नहीं पीता, डिहाइड्रेटेड रहता है, कोई एडल्ट पानी नहीं पीता, डिहाइड्रेटेड रहता है। अरे मेरी तो यूरिन इतनी पास होती है, ये कहाँ बता रहा है हमको 600 से 2500 ml। भाई अब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल एक जो निकलता है इसका वैल्यूज सर्वे के अकॉर्डिंग, तो इतनी वैल्यू रहती है। अब आप पानी नहीं पी रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती, या आप पानी ज्यादा पी रहे हो, मेरी तो 2500 से ज्यादा निकलती है, तो आप फ्लूइड इंटेक ज्यादा ले रहे हो। ये नॉर्मल बता रहा हूँ, है ना। यानी कि इसके जो नॉर्मल वैल्यूज जनरली वेरी, यानी कि ये अलग अलग हो सकती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डाइट एंड फ्लूइड इंटेक, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे अब क्लियर हो गई। अब आती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी यूरिन में कितनी एक ग्रेविटी रहती है ना। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, एक ग्रेविटी रहती है ना। वो कितनी रहती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होती है 1.012 नियोनेट्स के नवजात शिशु में, 1.002 टू 1.006 चिल्ड्रंस में, 1.003 टू 1.030 एडल्ट्स में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो होती है। अब ये सब पता कैसे लगाते हैं, जब मैं इसका फिजिकल एग्जामिनेशन बताऊंगा और केमिकल एग्जामिनेशन बताऊंगा ना बेटा, तब मैं बताऊंगा कि इसकी पता कैसे लगाते हैं, है ना। अभी हम जनरली इसको समझ रहे हैं क्योंकि हम क्या अभी कंपोजिशंस देख रहे हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अब इसमें एक और चीज होती है कंपोजिशन में, होती है रिएक्शन, यानी किस तरीके से यूरिन रिएक्टिव है। एक होता है एसिडिक जो कि यूरिन होती है एंड स्लाइटली अल्कलाइन भी होती है, और कुछ कंडीशंस में ये ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है या ज़्यादा यूरिन रखी रह जाए तो अल्कलाइन हो जाती है, ठीक है। कि अगर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आया, अरे अभी तो मैं ये लगा रहा हूँ बाद में कर दूंगा, 1 घंटे बाद कर दूंगा, अभी ठीक है कर दूंगा, नहीं बेटा। जब भी या कोई भी आप टेक्नीशियन जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, या कोई भी बच्चा आगे चल के करेगा परफॉर्म करेगा, जिस समय से मैं निर्धारित है जो टेस्ट आप उस समय में परफॉर्म करिए। क्यों ये गाइडलाइन दी जाती है, इसलिए दी जाती है ये गाइडलाइन ताकि इसमें कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, इसके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर आपने यूरिन का परफॉर्म नहीं किया, मैं 1 घंटा भी नहीं बोलूँगा, मैं तो आधे घंटे के अंदर बोलूँगा परफॉर्म कर रहा हूँ, कि 1 घंटे बाद क्या होता है, जब यूरिन रखी रह जाता है सैंपल, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है उसमें, है ना। बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ साथ और भी जो उसके कंपोनेंट्स रहते हैं, जो भी हम ग्लूकोज कंपोनेंट्स लगा रहे हैं और जो भी कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, वो उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है, किसी की बढ़ जाती है, और एसिडिक से यूरिन हो जाती है एल्कलाइन,
है ना, इसलिए हम उसको जल्दी लगाना चाहिए। शुगर भी लगाते हैं, ग्लूकोज का टेस्ट लगाते हैं, ग्लूकोज भी हमको जल्दी लगा लेना चाहिए, है ना। अगर आपने सैंपल सोडियम फ्लोराइड वायल में नहीं लिया है तो आप तुरंत लीजिए और 5 मिनट के अंदर आप लगा दीजिए सैंपल। कोई मैंने लेबोरेटरीज में देखा हूँ EDTA में ले लेते हैं सैंपल और रखे रहने देते हैं, हाँ लगाएंगे नहीं। सोडियम फ्लोराइड अगर एंटीकोगुलेंट बना है तो किसी पर्पसली बना है कि वो शुगर के साइकिल को चलने ना दे। शुगर की साइकिल चल गई यानी कि उसकी वैल्यू गिर गई तो उसको वो रोक के रखता है, थामे रखता है ना। तो कुछ कुछ पर्पस रहता है चीज़ों को करने का, आप समझिए इस चीज़ को, है ना। तो इसमें रिएक्शन में यूरिन होती है भाई आपकी एसिडिक एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका जो पीएच कितना होता है इसका 4.7 to 7.5 इसका पीएच होता है। और एवरेज जो पीएच अगर इसका निकाले हम तो उसका रहता है पीएच 6.0 इसका पीएच होता है ना। टोटल सॉलिड्स या इसमें इसकी ड्राई वेट भी बोल सकते हैं इसको, टोटल सॉलिड्स को ड्राई वेट भी बोला जाता है यूरिन का। जो उसके कचरा बोल सकते हैं ना, वेस्ट निकलता है ना इसमें, इतना इसमें होता है यूरिन में। तो 30 to 70 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 30 to 70 ग्राम ड्राई वेट्स या सॉलिड्स निकलते हैं यूरिन के अंदर से, ठीक है। तो ये रहा यूरिन के कंपोजिशन, पर्पस क्यों करते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताया जो कभी कभी बुक में नहीं मिलता है कि क्यों यूरिन का एनालिसिस शुरू हुआ, वो चीज भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया, ठीक है। अब बेटा हम देखेंगे यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में जो यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन कौन से एक्सक्रीट होते हैं। ये तो कंपोजिशन है, इतनी मात्रा में ये चीजें मौजूद होती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर्टिकुलर चीज एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या इसमें एक्सक्रीट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब की वैल्यू है। अब एक एक की वैल्यू मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, बच्चे लोग देख के नोट कर लीजिए। 2 मिनट इधर पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और नोट कर लो, ठीक है। इतनी देर में तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जब स्क्रीनशॉट ले लिया इसको नोट कर लेना। मैं आपको जनरली रीड करके बता देता हूँ इसमें क्या क्या निकलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देयर आर 24 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, या इससे कम भी हो सकते हैं। सोडियम निकलता है यूरिन में से, पोटेशियम, क्लोराइड्स, कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, अमोनिया, आयोडीन, आर्सेनिक, लेड, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन। क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन दोनों में डिफरेंस है, बताऊंगा आगे, ठीक है। क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, हिप्योरिक एसिड, प्यूरिन बेसिस, कीटोन बॉडीज, ऑक्सैलिक एसिड, इंडिकैन, एलेंटोइन, कोप्रोपोरफायरिन्स, फिनॉल्स, विटामिन्स, VIT लिख दिया है, विटामिन्स का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड ENZY शॉर्ट फॉर्म में एंजाइम्स लिख दिया है, ठीक है। एंजाइम्स की जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में डिटेक्टेबल होता है, इसलिए इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखा है मैंने ना। कुछ भी वो अमाउंट में, पर्टिकुलर अमाउंट में डिटेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें क्या होती है, यूरिन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक्सक्रीट होते हैं 24 आवर्स में। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये पूरे केमिकल कंपोजिशन से एलिमेंट्स हैं ये जो रिलीज होते हैं। तो ये रहा बेटा इस वीडियो में हमने देखा यूरिन एनालिसिस में पर्पस, इसका कंपोजिशन, इसके नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने स्टडी करा। अब आने वाली वीडियो में बेटा हम देखेंगे इसका एग्जामिनेशन किस तरीके से करा जाता है, जो कि फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन होता है यूरिन का, वो चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।